नमस्ते और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। अच्छा, चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कहानी के रहस्य में उतरने वाले हैं ना, वो बेहद जटिल और सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जादू टोना, गहरे पारिवारिक राज और सदियों पुराना बदला, ये सब यहाँ आपस में टकराते हैं। हम बात कर रहे हैं खूनी वधू की, उस खौफनाक दुनिया की जहाँ हर किरदार एक दोहरा जीवन जी रहा है। तो चलिए कहानी के सबसे अहम मोड़ों को डिकोड करते हैं। मैं इस परिवार की खुशी को जल्द ही मातम में बदल दूंगी। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ गुस्से में दी गई कोई खोखली धमकी नहीं है, बल्कि खूनी वधू का एकदम स्पष्ट मौत का फरमान है। रक्षक कुल पर जो खतरा मंडरा रहा है ना, ये उसे सीधे तौर पर दर्शाता है। ये इस सुपरनैचुरल थ्रिलर का वो पॉइंट है जहां से बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आता। परिवार को शायद लग रहा है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन असल में खूनी वधू बस उनके सबसे कमजोर पलों का इंतजार कर रही है। तो कहानी को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अतीत का खौफनाक सच। देखिए, जो कुछ भी आज इस परिवार के साथ हो रहा है ना, उसकी जड़ें आज में नहीं बल्कि पूरे 15 साल पुराने एक बेहद खौफनाक सच में दबी हैं। तब आदित्य देव और उनकी पत्नी सुकांता फूलपुर गांव में बड़ी शांति से रह रहे थे। लेकिन फिर वो मनहूस दिन आया। आदित्य देव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक इंसान की जान बचाने के लिए किया था, लेकिन गांव वालों को गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा कि वो कोई दुष्ट तांत्रिक हैं। जब आदित्य घर पर नहीं थे, तब उग्र भीड़ ने उनके घर को आग लगा दी। जरा उस त्रासदी की रात के बारे में सोचिए। पलंग के नीचे छिपी उनकी पत्नी और बड़े बेटे की दम घुटने से मौत हो गई। अगली सुबह जब आदित्य देव ने अपने परिवार की लाशें देखी, तो वो इंसान पूरी तरह टूट गया। उन्होंने अपनी सारी अच्छाई त्याग दी और कसम खाई कि वो एक जिन्नात बनेंगे और रक्षक कुल का सर्वनाश कर देंगे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब शेखर को पता चलता है कि वो अनाथ नहीं है, वो उसी आदित्य देव का जिंदा बचा हुआ बेटा राजशेखर है। यहीं से उसके अंदर बदले की वो आग सुलगती है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, खूनी वधू का कहर। एक तरफ शेखर प्रतिशोध की आग में जल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हवेली के अंदर तो एक बिल्कुल अलग ही मौत का खेल शुरू हो चुका है। हवेली के हर सदस्य के दिल में पूर्णिमा का एक गहरा खौफ बैठ गया है। खूनी वधू दिन ब दिन और भी ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। चेतन, जो परिवार का इतना अहम हिस्सा है, वो अंदर तक डरा हुआ है कि कहीं ये साया पूरे परिवार को ही न निगल ले। लेकिन पारस के पास एक मास्टर प्लान है। उसका मानना है कि गठबंधन नाम की एक बेहद खतरनाक और प्राचीन तांत्रिक क्रिया के जरिए पूर्णिमा की रात को उस आत्मा को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है, क्योंकि यही वो रात है जब आत्माएं अपने सबसे कमजोर रूप में होती हैं। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, धोखा और टूटा हुआ दिल। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हवेली को खतरा सिर्फ बाहर की शक्तियों से है? बिल्कुल नहीं। असली भूचाल तो तब आता है जब परिवार के अंदर का ही एक बहुत बड़ा धोखा सामने आता है। चेतन का एक ऐसा राज खुलता है जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। असल में चेतन ने चांदनी से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। पर ऐसा क्यों? देखिए, चेतन कोई धोखेबाज नहीं था, वो तो एक रक्षक था। वो माही से बहुत गहराई से जुड़ा था और उसे काले जादू की इस खौफनाक दुनिया से बचाना चाहता था। ये सब उसने सिर्फ माही की हिफाजत के लिए किया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, माही दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये अधूरा सच सुन लेती है। उसके हाथ से कांच का गिलास छूटकर गिरता है और उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। माही को लगता है कि उसकी तो पूरी जिंदगी ही एक झूठ थी। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि अब 2 बिल्कुल अलग और बेहद शक्तिशाली लक्ष्य आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ शेखर है, जिसका बस एक ही मकसद है, उस रक्षक कुल को मिट्टी में मिलाना, जिसे वो अपने परिवार की मौत का जिम्मेदार मानता है। और दूसरी तरफ है चेतन और पारस, जिनका लक्ष्य है किसी भी कीमत पर अपने परिवार को बचाना। ये वो पल है जहां कहानी की ये दोनों अलग अलग धाराएं बहुत तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, और अब एक भयंकर टकराव तो होना ही है। और यहीं से शुरू होता है भाग 4, प्रतिशोध का नया गठजोड़। गांव के बाहर बने उस ऊंचे पुल पर रात के घने सन्नाटे में वफादारी कैसे रातों रात पलटती है, ये वाकई हैरान करने वाला है। माही, जो कल तक अपने परिवार का अटूट हिस्सा थी, वो आज शेखर के साथ खड़ी है। हुआ कुछ यूं कि टूटे हुए दिल के साथ माही आधी रात को पुल से कूदकर अपनी जान देने ही वाली थी। तभी अचानक शेखर वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। लेकिन रुकिए, शेखर की हमदर्दी कोई नेकी नहीं थी, वो एक बहुत ही चालाक सहयोगी बन जाता है।
उसने माही की नफरत और उसके टूटे हुए दिल को उसके ही परिवार के खिलाफ एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बना लिया। वो माही के दिमाग में ये बात डाल देता है कि अपनी जान देने से अच्छा है उन लोगों से बदला लिया जाए जिन्होंने उसे धोखा दिया है। अब लौटते हैं हवेली की तरफ। भाग 5, खूनी वधू की कैद। ठीक उसी रात जब पुल पर वो खौफनाक गठजोड़ बन रहा था, हवेली में मौत का खेल अपने चरम पर पहुंच चुका था। खूनी वधू ने हवा में उड़ते हुए चेतन को गर्दन से दबोच लिया था। उसका दम घुट रहा था और तभी पारस की एंट्री होती है। पारस अपनी मुट्ठी में बंद तांत्रिक सामग्री से आत्मा पर जोरदार प्रहार करता है और प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। खूनी वधू की पकड़ ढीली तो पड़ती है, लेकिन वो पलटवार करने ही वाली होती है। तभी अचानक एक अंधा कर देने वाला दिव्य प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। खूनी वधू पूरी तरह बेबस हो जाती है और फिर पारस बिना एक भी पल गंवाए पूर्णिमा की शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस खौफनाक आत्मा को एक छोटी सी काली शीशी में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेता है। इसी के साथ कम से कम हवेली से एक बहुत बड़ा खतरा तो टल ही जाता है। और फिर आता है कहानी में एक बड़ा टाइम जंप। भाग 6, 2 साल बाद और एक नया खतरा। हवेली की उस खौफनाक रात को बीते पूरे 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। खूनी वधू शीशी में बंद है, शेखर और माही गांव से दूर जा चुके हैं, सब कुछ शांत है। परिवार को लग रहा है कि अब वो पूरी तरह सेफ है। माही को तो मरा हुआ ही मान लिया गया है क्योंकि पुलिस को नदी किनारे सिर्फ उसका दुपट्टा मिला था। और चेतन, वो बेचारा आज भी माही को खोने के उस गहरे दर्द और अपराध बोध में जी रहा है। ऊपर से देखने में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि तूफान से पहले की शांति ही अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है ना। और ये अगली घटना इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि अतीत कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। बाजार की भारी भीड़ के बीच अचानक एक घाघरा पहने रहस्यमयी नकाबपोश लड़की की एंट्री होती है। वो जानबूझकर चांदनी से टकराती है, लेकिन अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाती। और इसके तुरंत बाद वो लड़की छुपकर उसी पुरानी हवेली में पहुंचती है और किसी अदृश्य साथी से कहती है, जो हमें चाहिए वो उसी परिवार के पास है। ये कोई छोटा मोटा इशारा नहीं है, ये इस बात का एकदम साफ संकेत है कि पिछले 2 सालों से जो प्रतिशोध की खिचड़ी पकड़ी थी वो अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। और यहीं पर हमारे सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला आखिरी सवाल। आखिर कौन है वो रहस्यमयी नकाबपोश लड़की? क्या वो माही है जो शेखर के साथ तांत्रिक विद्या सीखकर अब अपना बदला लेने वापस लौट आई है, या फिर ये कोई और नई अलौकिक शक्ति है जो इस रक्षक कुल का नामो निशान मिटाने आई है? जो भी हो, एक बात तो तय है कि हवेली में अब तक का सबसे बड़ा विनाश आने वाला है। और इसी खौफनाक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस बेहद जटिल और रहस्यमयी कहानी को समझने के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।